नमस्ते। आप सभी का स्वागत है अनस्टॉपेबल्स के ऊपर। मेरा नाम प्रतीक है और मैं आपको वेलकम करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी सीएसई की एग्जाम नहीं पर यूपीएससी सीएपीएफ की एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी सीएपीएफ की भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जहां बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी जैसी आदि इत्यादि जो गेजेटेड पोजीशन है, खास करके असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में, उसकी भी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है यूनिफॉर्म फोर्सेस के अंदर। उसमें भी एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है और खासियत यह है कि उसमें जीएस के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब पूछा जा रहा है। मैं आज सीएपीएफ का रिसेंटली कंडक्टेड जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है उसके ऊपर चर्चा करूंगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के द्वारा सीएपीएफ में पूछा गया है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको सवाल पूछे गए हैं जो नॉर्मली आप सीएसई यानी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में नहीं करते। बट ऐसे ही हम लोग कहते हैं कि भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप पहले ही तैयारी का एक अप्रोच इस तरह से रखिए कि यूपीएससी अगर सीएसई में भी अगर इस प्रकार के सवाल पूछे तो कुछ ना कुछ आप अटेम्प्ट कर पाओ, उतनी अपन कोशिश करेंगे। तो एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सीएपीएफ 2024 और देखने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर इस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं तो कैसे आप उसको आंसर करेंगे। पहले क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। 2024 का क्वेश्चन पेपर है। हिस्ट्री के हमने सॉर्ट आउट किए हैं, जैसे मृणाल सर ने इकोनॉमी का कराया, हमारे और भी एजुकेटर्स है, आपको और भी सब्जेक्ट्स के ऊपर इसका एनालिसिस कराएंगे। सवाल आपको पूछा क्या गया है? आपको पूछा गया है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड ऑफ 4th to 7th सेंचुरी। पहले क्वेश्चंस को आप एनालिसिस करना सीख जाइए। क्वेश्चन के एनालिसिस में आप देखिए कि पहला जो टॉपिक डाला गया है वो है 4वीं से लेके 7वीं शताब्दी के बीच में, और उसमें कॉस्ट्यूम्स के बारे में पूछा है, हेड हेयर स्टाइल और हेयर गेयर के बारे में पूछा गया है। अब बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है, राइट? ओके, तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर यहां नीचे देखिए कि क्या करेक्ट इनकरेक्ट पूछा गया है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो पूछा गया है कि देयर वाज मार्क्ड प्रेफरेंस फॉर स्टिच गारमेंट एज कंपेयर टू एनी प्रीवियस एज। अब आप देखिए 4 से लेके 7 सेंचुरी का पीरियड मूलतः से गुप्ता पीरियड के साथ ये जुड़ा हुआ है, राइट? ओके, गुप्ता पीरियड में फाहियान आया, फिर उसके बाद ह्यूएन सांग आया, इत सिंह जैसे स्कॉलर्स आए बेसिकली चाइना से, जिन्होंने इंडिया की कॉस्ट्यूम के ऊपर लिखा है। इनफैक्ट पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक आते आते ये टर्बन, ट्यूनिक, बाकी सारे अगर आप देखोगे तो कोट टाइप वैसी व्यवस्था करना शुरू कर दिया था। तो पहले जो रैपिंग सिस्टम थी उसकी जगह हमें ये पता चल रहा है जरूर से स्टिच गारमेंट के ऊपर से हम लोग काम कर रहे थे सर। इनफैक्ट पब्लिक जो है अब वो सिलाई लेके कपड़ा पहनना शुरू कर देती है। ऐसे हमारे पास एविडेंसेस है, ये एविडेंसेस स्कल्पचर्स में भी है, कॉइन्स में भी है, इमेजेस के अंदर मिल जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें दो राय नहीं है। दूसरा है सिंपल प्लेट्स विदाउट फ्लोरल एम्बलिशमेंट डोमिनेटेड द हेयर स्टाइल ऑफ वुमेन। अब देखिए, आप समझने की कोशिश करिए कि फूल के बिना वी विल सी कि डेकोरेशन कैसे हो पाएगा। इनफैक्ट पुराने काल के अंदर भी हमारे पास एविडेंसेस है कि फ्लावर वॉज एक्चुअली यूज फॉर द डेकोरेशन ऑफ द हेड। इनफैक्ट हेडगेयर में भी आपको देखने को मिलता रहेगा। आप इस दौर में अजंता की स्कल्पचर्स देख लीजिए या बाकी सारे टेम्पल्स की स्कल्पचर्स देख लीजिए, उसमें आपको फेमिनाइन ब्यूटी को बहुत ही हाईलाइट किया गया है और उसमें आपको फ्लोरल एम्बलिशमेंट भी देखने को मिलती है। इनफैक्ट हेयर स्टाइल भी बहुत अलग अलग प्रकार की। यहाँ बोला गया है सिंपल प्लेट्स, है ना, खाली एक सिंपल हेयर स्टाइल कर देना, वो भी एक ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रीडिंग की जाती थी, अलग अलग प्रकार के बंच बनाए जाते थे, डिफरेंट हेयर स्टाइल सर। ओके, तो वी विल फाइंड कि ये चीज भी गलत है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए ओनली आपको यहां से देखने को मिल जाएगा, राइट? ओके, तो याद रखना कि ह्यूएनसांग और फाहियान जैसे विदेशी वृतांतकारों के द्वारा भी ये चीज का ऑप्शन मेंशन किया गया था। फ्लोरल डिजाइन्स भी आपकी हेयर स्टाइल के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो इसका आंसर 1 होगा, ए ओनली सर। आप अपने हाथ में एक पेन और पेपर लेके भी ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। बाय द वे, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप फुल टाइम तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको इन्वाइट करना चाहूंगा अन अकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी के द्वारा दिया जा रहा है। फिर आपको कंप्लीटली जीएस और मेंस और इंटरव्यू पूरा का पूरा, या मैं कह सकता हूं कि एकदम पूरा फाउंडेशन आपका तैयार करवाया जाएगा। इंटरव्यू भी हम लोग प्रैक्टिस आपको करवाते हैं। जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज इसके अंदर पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। प्लस कोर्सेस आपको हर बार देखने को मिलेंगे। आप लाइव रिकॉर्डिंग कितनी भी बार देख सकते हो। ये कोड को जरूर से यूज करना वाइल टेकिंग एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैं और मेरे फेलो एजुकेटर्स है जो आपको कवरेज देंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, सी सेट, ज्योग्राफी,
इकोनॉमी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ। तो जरूर से जुड़िए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो ये नंबर के ऊपर जरूर से कॉल करना, 8585858585। नई बैचेस हम लोग शुरू कर रहे हैं। इनफैक्ट आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको इन्वाइट भी करना चाहूंगा कि आप जुड़िए हमारे साथ यूसीएससी में, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। ये एक स्कॉलरशिप एग्जाम है जहां 90% तक की स्कॉलरशिप आपको अनअकैडमी के द्वारा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 90%। यू कैन इमेजिन कि आप अपनी तैयारी को ऑलमोस्ट फ्री में कर सकते हैं और आपको अनअकैडमी की तरफ से रिवॉर्ड मिलेंगे। ये एग्जाम लाइव होती है, आप दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ compete भी करेंगे, एस्पायरेंट्स के साथ। तो जरूर से इसका लाभ उठाइए। 25 तारीख को ऐसे एग्जाम कंडक्ट होने वाली है, सुबह 11 और 5 बजे। इसको जरूर से पार्टिसिपेट करिएगा। बाकी नई बैचेस हमारी शुरू हो गई, लिबर्टी, फ्रीडम, शिखर बैच, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये बैचेस 21 तारीख से 17 तारीख से शुरू हुई है। आप हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश कोई भी भाषा में तैयारी करिए, हमारे पास टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल है। ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इनफैक्ट हिस्ट्री ऑप्शनल मैं कंडक्ट कराता हूँ और मेरे साथी एजुकेटर्स ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स भी आपको करवाते हैं। सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और वी विल सी कि मैथमेटिक्स भी हम लोग यहाँ पे कवर करवा के देते हैं। तो जरूर से लाभ उठाइए इसका, आपको बहुत ही फायदा होगा। क्या, लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। क्वेश्चन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर दिया गया है, पूछा गया है आपको इनमें से क्या करेक्ट है सर। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंदन इन नवंबर 1932 विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है सर। ठीक है, ये सही है क्योंकि कांग्रेस ने खाली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया था, वो भी 1931 में। 1930 में जब सीडीएम हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, तो सीडीएम के दौर के अंदर वी विल सी कि कांग्रेस ने 1930 में पार्टिसिपेट नहीं किया। 31 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, तब जाके इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तीसरा जो मीटिंग होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसमें भी कांग्रेस बॉयकॉट करती है। इनफैक्ट कांग्रेस के ज्यादातर लीडर्स तब तक जेल में चले गए थे, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही है, विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस, राइट। दूसरा है, द डिस्कशंस इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या ये सही है कि नहीं है सर। ठीक है, तो वी विल फाइंड कि ये ऑलमोस्ट सही है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो पूरा का पूरा आधार है वो इसी डिस्कशंस में हुआ था, तीनों मीटिंग में हुआ था। तीसरे में फाइनली प्लान किया गया कि भारत के लिए कानून पास किया जाएगा जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में कहते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट फेवर द आइडिया ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये गलत है। आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में तो इनफैक्ट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई थी। 1937 में इसी के बैकग्राउंड के अंदर इलेक्शंस किए गए थे। ये इलेक्शंस में कांग्रेस ने नहीं नहीं करके 7 से 9 राज्यों में सरकारें बनाई थी और तकरीबन 28 महीने तक कांग्रेस का शासन रहता है। हमने पढ़ा भी हुआ है, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा या खुद भी थोड़ा बहुत एनालिसिस किया होगा, यू माइट बी अवेयर अबाउट हाउ थिंग्स हैव चेंज विथ रिस्पेक्ट टू मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। तो तीसरा तो गलत है। अब जहां जहां तीसरा आ रहा है ना, उसको हटा ही दीजिए सर। ठीक है, तो एलिमिनेशन से भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इनफैक्ट आंसर आपका जो होगा वो 1 और 2 रहेगा क्योंकि आपको पूछा है इनमें से स्टेटमेंट्स क्या करेक्ट है, राइट और रॉन्ग सर। ठीक है, यहां एक और स्टेटमेंट डाला गया है कि गवर्नर वाज नॉट गिवन एनी पावर इन द एक्ट ऑफ 1935 टू टेक ओवर एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी गलत है। इनफैक्ट उस पीरियड में इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए थे सरकार को, गवर्नर को। एंड इन द ब्रेकडाउन ऑफ द मशीनरी और इन द if the act is not followed by the provincial governments, the governor of the province had authority to take the administration of the state। सरकार के जो भी मशीनरी और फंक्शंस थी उसमें गवर्नर का रोल था कि गवर्नर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है, राइट। तो ये जो चौथा स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट भी हो रहा है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि इसको अगर आपको थोड़ा याद होगा तो आप आंसर भी कर सकते हो। तो पहले दो 1 और 2 इसमें करेक्ट है। 1 और 2 इसके अंदर आपको करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फेवर्ड द आइडिया ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इट डिड नॉट फेवर वाला स्टेटमेंट ही पूरा, क्योंकि उसने तो कहा था कि वे प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी बने। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत में फेडरेशन की भी बात करती है। यू माइट बी स्टडिंग, है ना, आपने पढ़ा भी होगा कि एक फेडरेशन बनाने का प्रपोजल आया था। खैर ये पेपर फेडरेशन के रूप में था, ये 100% मटेरियलाइज नहीं हो पाया था, बट डेफिनेटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हैड मेंशन अबाउट द फेडरेशन एज वेल। ओके, इसमें गवर्नर के हाथ में पावर था जो अनलिमिटेड टाइम तक सर, इनडेफिनेट टाइम तक वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकता है। इनफैक्ट 1939 में हुआ। 1939 में कांग्रेस की ज्यादातर सरकारों ने रिजाइन कर दिया, तकरीबन 7 राज्यों की सरकारों ने रिजाइन किया था। उसके बाद एक सवाल बहुत निकल के आया था कि अब कैसे चलाएगा, शासन व्यवस्था कौन चलाएगा, किस तरह से चलेगी सर। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस, जो गवर्नर्स थे, ब्रिटिश गवर्नर्स, उनके द्वारा पूरी की पूरी शासन व्यवस्था चलती है, राइट।
तो इसका राइट आंसर जो है आप देखिए तो 1 एंड 2 रहेगा, बी रहेगा इसका आंसर सर, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा खिसक जाता हूँ, इसका आंसर आप देखोगे तो बी रहेगा, 1 एंड 2 आपको मिल जाएगा, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बी शुड बी द राइट आंसर, यहाँ पे आप देख सकते हो बी इज द राइट आंसर फॉर 1 एंड 2। खैर, तो ये है सवाल आपका, ये थोड़ा सिंपल था, इनफैक्ट पहला वाला भी सिंपल था। तीसरी किताब बड़ी खतरनाक आई है सर, ठीक है। आप देखने की कोशिश करिए कि ये आपको बताना है कि किताब और उसके सब्जेक्ट्स बताइए। अब ये तो यूपीएससी के स्टैंडर्ड का सवाल है सर, ठीक है। इवन सिविल सर्विसेज में बुक्स के नाम, ऑथर्स के नाम आपको यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, और उसमें भी आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आप आइडेंटिफाई करके बताइए कि क्या इसमें सही होगा क्या गलत होगा सर, ठीक है। अब आप थोड़ा लॉजिकली आप सोचने की कोशिश करिए कि इसमें करेक्टली मैचिंग कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता रहता है सर, ठीक है। तो एक किताब दिया गया है जानकी हरण, आप देखिए जानकी हरण, जानकी का हरण करना, अपहरण करना सर, ठीक है। अब क्या जानकी हरण मूलतः से सीता मैया के साथ जुड़ी हुई टॉपिक है, राइट। यहां डाला गया है, वी विल सी की लॉजिक की एक किताब है, तो ऑटोमेटिकली वी विल सी कि ये आपका एलिमिनेट हो रहा है। तो वी विल सी की तीसरा वाला ऑप्शन जहां पे आ रहा है उसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। दिक्कत क्या है, ए सी और बी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ विल यू आइडेंटिफाई इन ए सी एंड बी, क्योंकि दे आर वेरी ट्विस्टेड ऑप्शंस, राइट। अब इस तरह के सवाल को मैं तो हार्ड कैटेगरी में ही डालूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इजी क्वेश्चंस है। इट इज बट ऑब्वियस कि ये जो सामान्य विद्यार्थी है उसके अटेम्प्ट में करने के लिए उसको तो नाक में दम हो जाएगा सर, ठीक है। तो इसको अटेम्प्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए बहुत टफ है, बट तिलक मंजरी जो बुक है ना सर, ओके, ये जैनिज्म के साथ जुड़ी हुई बुक है, ये जैन फिलॉसफी की बुक है, उतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। इनफैक्ट मैंने एक सीरीज ली थी जैन लिटरेचर की, बुद्धिस्ट लिटरेचर की, संस्कृत लिटरेचर की, तमिल लिटरेचर की, उसमें ये सब किताबों के मेंशन किए गए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट के ऊपर चले जाना इसी चैनल के ऊपर, तो उसमें से भी आपको क्लैरिटी रहेगी, राइट। तो तिलक मंजरी इज नॉट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स सर, ओके। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि 1 भी नहीं है, अगर 1 नहीं है 3 नहीं है तो फिर आपका बचता क्या है सर, ठीक है। निघंटू, निघंटू इज अ बुक फॉर मेडिसिन एंड दैट इज ओनली कलेक्ट, तो आंसर इसका क्या आएगा, बी आएगा, द आंसर विल बी बी ऑप्शन सर, ठीक है। तो याद रखना कि निघंटू इज अ बुक ऑफ मेडिसिन, एक्चुअली निघंटू इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड, ओके, निघंटू। तो इट कंसिस्ट ऑफ एटिमोलॉजी, रूट वर्ड्स ऑफ सो मेनी संस्कृत ओरिजिन। इसमें आयुर्वेद के ऊपर भी बात की गई है सर, ठीक है, मेडिसिन के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर भी आपको देखने को मिलता रहेगा, अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। तिलक मंजरी जो है वो जैन थी में धनपाल करके एक स्कॉलर थे, उनके द्वारा लिखी गई थी तकरीबन 9-10 सेंचुरीज के आसपास, और ये भी जानकी हरण भी कुमारदास के द्वारा लिखी गई है, संस्कृत महाकाव्य है जिसमें रामायण की व्याख्या है और जानकी का हरण कैसे हुआ, रावण के द्वारा सर, ठीक है। भिक्षान दे मैया करते हुए रावण कैसे सीता मैया को या जानकी को सर, ठीक है, श्री राम की जानकी को कैसे लेके गए, राइट, ओके। तो ये क्लैरिटी आपको हो जानी चाहिए कि आप कभी कभी आंसर को क्लिक कर पाओगे। ये क्वेश्चन अटेम्प्टेबल पार्शियली था क्योंकि इट वाज वेरी टफ, आई कैन अंडरस्टैंड कि इसको सामान्य रूप में विद्यार्थियों के द्वारा अटेंड करना थोड़ा टफ हो जाएगा सर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी आता है, याद रखना, निघंटू इज द मेडिसिन बुक सर, ओके। उसके सिवाय आपको एक और सवाल पूछा गया है, पूछा क्या गया है, जूनागढ़ का एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें रुद्र दामन ने यह कहा है कि 72 ईयर ऑफ साका एरा में एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आया, बहुत बड़ा साइक्लोन आया सर, ठीक है। आपको उसको कन्वर्ट करना है सीई में जहां उस दौर में ये स्टॉर्म आया होगा। अब आप देखिए कि आपको कैलेंडर के साथ ये खेल खेलना है, राइट, ओके। तो आपको याद होगा कि शका एरा में 72 ईयर्स का मतलब क्या है कि शका संवत शुरू कब हुआ था, व्हेन डिड द शक संवत स्टार्टेड। तो शक संवत स्टार्टेड आप देखने की कोशिश करिए, 0 है, 0 इज द हाइपोथेटिकल बेंचमार्क। हम लोग वी विल सी की 0 से कॉमन एरा की शुरुआत करते हैं। शक संवत कब शुरू हुआ था, शक संवत शुरू हुआ था 78 सी के आसपास, और आपको यह कहा गया है कि अगर आप इसको बेंचमार्क के रूप में आइडेंटिफाई करें और 78 सी से उसके बाद प्लस 72 ईयर्स आपको मेंशन करना है सर, ठीक है ना, समझे, आप समझने की कोशिश करिए। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, ये आइडेंटिफाई करवाया गया है कि भाई शक संवत के 72 ईयर्स पे, शक संवत के 72 ईयर्स पे एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, सॉरी एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आया था, आपको उसको कॉमन एरा में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, तो शक संवत का बेंचमार्क 78 है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। आपको ये पता है कि वी विल सी कि शक संवत के जो कंटेक्स्ट है
वो कंटेक्स्ट में आपको 72 ईयर्स उसके साथ ऐड कर देने हैं सर, ओके। क्योंकि 78 प्लस 72 आप करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा सर, ठीक है, 150 आपको मिल जाएगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। तो क्योंकि आपको जीरो से शुरू करना है, कॉमन एरा कहां से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है। शक संवत आपको ऑलरेडी 78 में शुरू हो चुका है, तो 72 ऑफ द शका एरा आइडेंटिफाई करना है, राइट, ओके। तो इफ यू विल सी द शका एरा 72 से, तो वो 150 के आसपास आपको यहां से मिलेगा, राइट सर, ठीक है। तो 78 प्लस 72 आप करिएगा तो 150। ऐसा ही आपको सवाल आ सकता है नेक्स्ट टाइम पे विक्रम संवत के ऊपर, है ना। आपको पूछा जा सकता है कि विक्रम संवत या विक्रम एरा के दौर के अंदर आप बताइए आइडेंटिफाई करके। और विक्रम एरा कहां से शुरू होगा, 57 बीसी या 58 बीसी में। नॉर्मली 57 बीसी के आसपास हम लोग कंसीडर करते हैं, तो वहां से आपको फिर काउंट करना पड़ेगा। तो एक फ्लो चार्ट बनाइएगा, एक लाइन ड्रॉ करिएगा और उसके बाद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। खैर, तो ये सवाल था, इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा। 150 सीई के आसपास का टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा, राइट, ओके। तो ये एक सवाल आपको यहां से मिलता है, सिंपल सवाल था, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के ऊपर से रुद्रदामन के द्वारा इशू किया गया था। रुद्रदामन कौन था, महाक्षत्रप हुआ करता था। किसका महाक्षत्रप हुआ करता था, ही वॉज द महाक्षत्रपास ऑफ द वेस्टर्न क्षत्रप्स, है ना, जो पश्चिमी क्षत्रप शक डायनेस्टी की हुआ करती थी, कार्दमाक ब्रांच की सर, ठीक है। उनके वहां से रुद्रदामन बिलोंग करता था। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट वाज द रोल ऑफ रुद्रदामन। खैर, आगे चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। आपको अब्दुल रजाक के ऊपर एक सवाल पूछा गया है, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन अब्दुल रजाक। क्या पूछा गया है, अब्दुल रजाक द ट्रैवलर टू विजयनगर हैड रेफर्ड टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ फ्लावर मर्चेंट्स इन विजयनगर। अब्दुल रजाक जब भारत में आया, उसने बहुत सारे फ्लावर मर्चेंट्स के बारे में बात की, विजयनगर के बारे में। और उसने कहा है कि एक पर्टिकुलर फ्लावर है जो कॉमन मैन के लिए बहुत जरूरी था, इट वॉज नेसेसरी एज फूड, है ना। वो कॉमन मैन बेसिकली वो फूड के रूप में उसको यूज कर रहा था। विच वेराइटी ऑफ फ्लावर इट वॉज बीइंग रेफर्ड टू। और यार, इतना ट्रिवियल सवाल कौन पूछता है सर, ठीक है, कि अब्दुल रजाक ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की थी। अब इतना फैक्चुअल सवाल और इतना ट्रिवियल सवाल, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। अब देखिए, लोटस, जैस्मीन, रोज और हिबिस्कस, इसके ऊपर एक डिबेट है, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे थे जिसको यूज किया जाता था इंडिया के, जैसे फूल की पाखड़िया है या लोटस की पाखड़िया है, उसका उपयोग करते थे, है ना। लोटस का भी इनफैक्ट कभी कभी आप देखोगे तो उपयोग किया जाता था एंशियंट बेसिकली वर्ल्ड के अंदर भी। देन बट यहाँ बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव जैस्मिन का लगता है। और अब्दुल रजाक ने ये बाजारों में ऑब्जर्व किया था कि जो भारत में खास करके खाना बनाने की प्रक्रिया है या पूजा की प्रक्रिया है, उसमें जैस्मिन का फ्लावर बहुत यूज किया जाता था बाय द इंडियंस, ओके। तो इस तरह के आपको फैक्चुअल सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं सीएपीएफ में। इनफैक्ट रजाक आपको सीएससी में यूपीएससी ये पूछता है कि कब आया था, राइट। तो ये आया था 15 सेंचुरी में, करीबन 1430 1440 के आसपास का ये पीरियड था। दिस वाज अ पीरियड ऑफ 1430s टू 1420s, 1440s के आसपास जब ये आया था। देवराय टू करके एक कृष्ण बेसिकली इनके राजा हुआ करते थे संगम डायनेस्टी के। अगर आपको याद होगा, संगम डायनेस्टी वाज अ डायनेस्टी दैट वाज द फर्स्ट डायनेस्टी फाउंडेड बाय विजयनगर, राइट। तो विजयनगर में सबसे पहली जो डायनेस्टी सत्ता के ऊपर आई वो संगम वंश हुआ करती थी। और उसी के कंटेक्स्ट में ये रजाक का सवाल आपको पूछा गया है। तो कॉम्प्लिकेटेड है, फैक्चुअल है, नॉर्मली कोई रेफरेंस बुक में दिया भी नहीं गया है आपको, मतलब है ना। दुख की बात ये भी है कि दे हैव नॉट गिवन इन एनी रेफरेंस बुक। इसके लिए आपको रैंडमली बहुत सारी किताबों को मतलब है ना सर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपको इसका आंसर मिलता है। तो इट्स वेरी मतलब मैं कहूंगा कि ट्विस्टेड है। और एलिमिनेट तो हो नहीं सकता ऐसे सवालों को, इसको मीडियम डिफिकल्टी के अंदर हम लोग जरूर से डाल सकते हैं। एक चीज याद रखना कि रजाक कब आया था, ही केम इन द पीरियड ऑफ देवराय टू। देवराय टू वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर सर, ठीक है। 1425 से लेके 1446 तक ये संगम वंश था सर, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है अब्दुल रजाक, अच्छा ये आया कहाँ से था, तो अब्दुल रजाक समरकांड से आया था, ये भी याद रखना। उसको अब्दुल रजाक समरकांडी भी कहते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर। समरकांडी इसके लिए क्योंकि ही बिलोंग टू सेंट्रल एशिया, वो आया था समरकांड से, इसके लिए उसका नाम भी क्या बता, अब्दुल रजाक समरकांडी, राइट, ओके। तो हमारे लिए एक ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गई है कि भी रजाक की स्टोरी कहां से आपको मिलेगी। राइट आंसर इसका ए रहेगा, राइट आंसर इसका ए रहेगा। आपने इसका आंसर क्या लिखा है जरूर से मुझे बताना सर, ठीक है। तो बाकी यूपीएससी है, इनफैक्ट ये पेपर में आपको
मैं बता देता हूँ, यूपीएससी ने बहुत सारे मैं कहूँगा कि डबल इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस दिए हैं। उसके ऊपर भी आगे चर्चा करते हैं कि भाई ये डबल इंटरप्रिटेशन में इसका राइट आंसर क्या होगा। खैर आगे चलते हैं। एक और सवाल आया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सर, ठीक है। और पूछा क्या गया है, इन कौटिल्य अर्थशास्त्र द कॉन्कर्ड किंग इज एक्सपेक्टेड टू एस्टैब्लिश इन द कॉन्कर्ड टेरिटरीज अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। कि भाई एक राजा है, एक राजा को एक सोशल ऑर्डर बनाना है। ये सोशल ऑर्डर किस बेसिस के ऊपर बनाना है, जब वो एक विस्तार को जीतता है, राइट। तो देखिए राजा को राजधर्म पालन करना है, राजा को वर्णाश्रम धर्म भी पालन करना है, और राजा को यह भी देखना है कि आश्रम प्रथा जो है वो भी मेंटेन रहे। आश्रम प्रथा मूलतः से जो ट्रेडिशंस थे इंडिया के अंदर, तो धर्म और वर्ण इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेंशन करके जाना है राजा को सर, ठीक है। एक अच्छा शासक वही होगा जो इन दोनों को बैलेंस करेगा, अपनी ड्यूटीज को फॉलो करेगा। वर्णाश्रम धर्म का मतलब ये है कि जो अलग अलग वर्णों के जो आश्रम निकल के आए हैं उसके अंदर लोग अपनी ड्यूटीज फॉलो करें। क्षत्रिय क्षत्रिय कुल के हिसाब से फॉलो करें, ब्राह्मण ब्राह्मण कुल के हिसाब से अपनी ड्यूटीज को फॉलो करें, वैश्यस और शूद्रस के भी स्पेसिफिक जो ड्यूटीज है, क्योंकि उस टाइम के सोशल कंडक्ट और ऑर्डर ये हुआ करती थी। इसके लिए राजा को कहा जाता है अपहोल्डर ऑफ द धर्म। अपहोल्डर ऑफ द धर्म का बेसिकली उसकी ड्यूटीज का ही ये पार्ट है। तो धर्म और वर्ण का मिक्सचर जहां आता है ना, ये सबसे प्रोमिनेंट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से सर, ठीक है। क्योंकि राजा को राजधर्म तो एस्टैब्लिश करवाना ही है, कोई भी विस्तार अगर वो जीत रहा है, इफ इज विनिंग एनी एरिया एंड टेरिटरी, ही हैज टू मेक श्योर दैट ही हैज टू एस्टैब्लिश दिस वर्णिक ऑर्डर सर, ठीक है। और ये वर्णिक ऑर्डर एस्टैब्लिश करने के लिए उसको धर्म का भी उतना ही आधार लेना पड़ेगा, राइट, ओके। तो राजा को वी जिगीषु कहा गया है। अगर आपने थोड़ा बहुत मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा है, या इफ यू आर अवेयर अबाउट हाउ द किंग शुड कंडक्ट, द किंग शुड बी इन द फॉर्म ऑफ वी जिगीषु सर, ठीक है। तो ये जो वी जिगीषु का कंसेप्ट है, इसी के साथ आप जोड़ भी सकते हो, और राजा की इंपॉर्टेंस भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए, राइट, ओके। तो इसका जो राइट आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली बी होना चाहिए। बी होना चाहिए, धर्म वर्ण एंड आश्रम को बेसिकली लागू, क्योंकि एक समाज व्यवस्था तो ही चल पाएगी, कौटिल्य को पता है, वरना मत्स्य न्याय होगा। मत्स्य न्याय का मतलब यह है कि छोटी मछली बड़ी मछली को खाती रहेगी, समाज में एनार्की आई जाएगी, बहुत सारी दौड़ा दौड़ी हो जाएगी, और फिर मेंटेन करना, स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ट्विस्टेड और टफ हो जाएगा, राइट। तो 71 का बी है आंसर। याद रखना कि कौटिल्य इन इस बुक अर्थशास्त्र टॉक्स अबाउट दी वर्ण धर्म आश्रम सर, ठीक है, जहां इन सब का कॉम्बिनेशन करके स्टेट को एक स्टेबिलिटी देने की बात की गई है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। बड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है साहब। ट्विस्टेड इसके लिए है क्योंकि इस सवाल का जवाब यूपीएससी दे दे तो ठीक रहेगा। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस में सेट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी अर्लीएस्ट, ओके। आप देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद बाकी सब में देखना। तो यूपीएससी ने 5 अलग अलग एरा दिए, राइट, विक्रम एरा, शका एरा, वी विल सी की कालचूरी एरा, गुप्ता एरा, राइट, ओके। और आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि भाई इनमें से अर्लीएस्ट मतलब सबसे पहले कौन सा आया। तो अभी मैंने आपको कैलेंडर का एक सवाल कराया, उससे आप कुछ कुछ सवाल आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो शक संवत जो है वो कब शुरू हुआ था, शका एरा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखोगे शका एरा को शक डायनेस्टी के बेसिस के ऊपर से, व्हेन यू सी दिस पार्ट, ओके ना, जब आप शक संवत को या शक एरा को ऐसे अगर आप देखने की कोशिश करिए तो आपको ये दिखेगा कि इट स्टार्टेड समवेयर इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड सर, ठीक है। और शक आ गए थे फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास। पर यहाँ शक एरा हम लोग ये भी शक संवत के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली शक संवत जो है, क्योंकि ये शका एरा की शुरुआत है, ये 78 सीई के आसपास हुई थी, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। वैसे ही विक्रम एरा है, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले 58 बीसी या 57 बीसी के आसपास का ये टाइम पीरियड है, राइट। तो आपको ये चीज पता है। गुप्ता एरा आपको पता है 320 के आसपास सत्ता के ऊपर आया, और हर्षवर्धन जो है वो तो 600 सीई के आसपास पावर के ऊपर आया। तो आप अगर अर्लीएस्ट में देखोगे तो सबसे पहले, और कालचुरीस बेसिकली प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि कालचुरीस की 2 ब्रांचेस आई है, देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ कालचुरीस। एक कालचुरी जो महिष्मती से रूल करते थे करीबन 5th-6th सेंचुरी में, और एक कालचुरीस ऐसे है जो त्रिपुरी से रूल करते थे 9th-10th सेंचुरी में, राइट, ओके। अगर आप उनको कहीं पे भी एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, इसमें एडजस्ट ही नहीं हो रहा है सर, ओके। और यूपीएससी पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, जहां आपसे ये सोचा जा रहा है कि भाई आपको
इनको कैलेंडर्स के हिसाब से, एरास के हिसाब से आइडेंटिफाई करना है, तो वो मैच ही नहीं हो रहा है सर, ठीक है। ये क्वेश्चन ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, बहुत ही सब्जेक्टिव है, मैं ये कह रहा हूं। और यूपीएससी पता नहीं इसका राइट आंसर क्या देगा। पर अगर मैं विक्रम एरा को सबसे पहले ले लूं तो मुझे पता है कि 3 सबसे पहले आएगा, क्योंकि 58 बीसी का टाइम है। कालचुरी जो है वो 6-7 सेंचुरी में या 5th सेंचुरी के बाद हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो हमें ये भी पता है 3 और 1 दोनों के दोनों पैरेलली चलते हैं, क्योंकि 58 बीसी 78 सी, ये तो ठीक है सर, ठीक है। तो आइदर बी और डी आंसर होंगे, तो ए और सी को तो मैं एलिमिनेट कर देता हूं, ए और सी को हटा देते हैं, चलो सर, ठीक है। अब आप देखने की कोशिश करिए कि इसमें हम कैसे आगे अब जगल कर पाएंगे, राइट। तो इसके बाद तीसरा जो है वो किसको कंसीडर करेंगे, तो एक आता है गुप्ता और एक आता है आपका वी कैन से कालचुरीज, ओके। मैं कहूंगा कि इसके कंटेक्स्ट में गुप्ता सबसे पहले आएंगे, क्योंकि 320 के आसपास गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी, राइट। कालचुरीज की जो ब्रांच है वो तकरीबन तकरीबन आप देखोगे तो 550 के आसपास महिष्मति में निकल के आती है, 550 के आसपास सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि 3152 और उसके बाद हर्षवर्धन जो 600 में पावर के ऊपर आया था। तो राइट आंसर इसका मोस्ट प्रोबेबली बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। बट यूपीएससी है वो आगे भी उसको कंसीडर कर सकती है, क्योंकि कालचुरीज एक बार पहले भी हो चुके थे सर, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि देयर आर 2 कालचुरीज। आप देखिए मैंने इसके लिए बी और डी दोनों दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, अभी तो मैंने बी के हिसाब से काउंट करवाया है, बट द क्वेश्चन कैन बी बी और डी सर, ओके। मेरे बी ही होना चाहिए 99%, क्योंकि एक कालचुरी ब्रांच थी 550 से लेके 620 तक, ओके। तो अगर इसको 550 में मैं डाल देता हूँ तो फिर ठीक है, क्योंकि ये माहिष्मती इसमें निकल के आए। दूसरे एक और कालचुरीस थे जो छेदी ब्रांच के रूप में है, जिन्होंने वी कैन से 9-10 सेंचुरी के बाद बहुत प्रोमिनेंट निकाली थी, और इनके कोर्ट से बासवाचार्य हुआ करते थे, अगर आपको पता होगा बासवाचार्य, जो लिंगायत मूवमेंट के बहुत ही प्रखर बेसिकली लीडर निकल के, राइट, ओके। तो कहानी आपको ये मिलती है कि इसका राइट आंसर 31524 होगा, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में देखोगे तो 58 बीसी सबसे पहले आया, शका एरा उसके बाद आया, उसके बाद आप देखोगे तो गुप्ता 320 से शुरू होता है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। फिर आपको कालचुरीज का एरा 550 के आसपास देखने को मिलेगा, एंड देन फाइनली वी कैन से हर्षवर्धन सर, है ना। तो 31524 राइट आंसर इसका बी होगा, होना चाहिए बी सर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होना चाहिए, यूपीएससी है, सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है, वो कैसे देखता है इस पीरियड को, हिस्ट्री को, वो यूपीएससी ही जाने सर, ठीक है। तो बड़े मतलब है ना ट्विस्टेड क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, ऐसे लोगों को याद नहीं रहते हैं। पर ये डायनेस्टीज को करके जाना, इनफैक्ट ये क्रोनोलॉजिकल डायनेस्टी का ही ये पूरा का पूरा सवाल था सर, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपको सीएसई में भी पूछता है, यू शुड बी अवेयर। खैर आगे देखते हैं सवाल, व्हाट इज नलरिय दिव्य प्रबंधनम सर, ठीक है। सबसे फेवरेट टॉपिक है अलवर भक्ति मूवमेंट का, क्योंकि अलवर भक्ति मूवमेंट जैसे ही शुरू हुआ था दक्षिण भारत के अंदर, जैसे ही दक्षिण भारत के अंदर ये शुरू हुआ, तो पेरिया अलवर, अंडाल जैसे, नम्मा अलवर जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स निकल के आए, तकरीबन 12 के आसपास। इनिशियली ये जितने भी अलवर भक्ति संत हुआ करते थे, इनकी बायोग्राफीज का कंपोजिशन किया गया बाय अ स्कॉलर कॉल्ड एज नाथ मुनि। और ये जो नाथ मुनि थे, इनके द्वारा ही वी विल सी कि नलरय दिव्य प्रबंधनम कंपोज किया जाता है। यहां अगर आप देखोगे तो लिखा ही गया है कि इट वॉज अ कंपोजिशन बाय अलवर्स in the form of an anthology. It was more of a biography of the अलवर सेंट्स। जो 12 मुख्य इनिशियल अलवर सेंट्स हुआ करते थे, इसमें एक वुमेन अलवर सेंट भी थी, मैंने आपको अंडाल के बारे में बताया, इन सब की कहानी को इंक्लूड किया गया है। नैनारो का जो हाइम है उसको कहते थे थेवरम, याद रखना सर, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज थेवरम सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। इट वाज नेवर कॉल्ड एज दिव्य प्रबंधनम, ओके। नलर दिव्य प्रबंधनम इज द कंपोजिशन ऑफ द अलवर्स ओनली, है ना। ये तकरीबन 10th सेंचुरी के आसपास कंपोज किया गया था। इनफैक्ट इसके सिवाय एक और टेक्स्ट है जो अलवरों की लिए बहुत फेमस है, उसका नाम ही है अलवरी पवम सर, ठीक है। अलवरी पवम अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। वैसे नैनारो का भी थेवरम है, और थेवराव के साथ साथ एक और है पेरिया पुराणम सर, ठीक है। इन द नैनार सेक्ट देयर इज वन मोर टेक्स्ट कॉल्ड एज पेरिया पुराणम, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। खैर, तो ये सवाल था, बड़ा ट्विस्टेड है नलर दिव्य प्रबंधनम के ऊपर से सर, ठीक है। इसके सिवाय आपको यूपीएससी ने कीवर्ड्स पूछे हैं आसाम की हिस्ट्री के ऊपर से। इनफैक्ट 2 सवाल आसाम की हिस्ट्री से आए हैं, बड़े ट्विस्टेड सवाल आपको मिलेंगे। तो पूछा है भूनी, पछाड़ा एंड धोपती। भूनी, पछाड़ा, धोपती, ये क्या है सर, ठीक है। अब देखिए पछाड़ा अगर आपको पता होगा तो इट्स अ टर्म विच इज यूज्ड इवन इन मेनी ऑफ द लोकल लैंग्वेजेस इन द कंट्री, है ना। ये अभ्रंश होते हुए
कहा गया है कि शरीर को ढकने के लिए कपड़ा है सर, ठीक है। तो सामान्य रूप से अगर आपको कुछ भी याद ना रहे सर, ओके, बट आपको उतना इतना याद रहेगा कि भाई पछाड़ा जो है सर, ठीक है, वो एक प्रकार का क्लॉथ है जिससे आप बॉडी को कवर करते हो, तो आप आंसर कर पाएंगे। इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ द मेंस क्लोथ विच वॉज यूज्ड बाय द वैष्णवाइट भक्ति रिफॉर्मर। खास करके आसाम में जो भक्ति हुई थी, अगर आपको पता होगा, गुरु शंकर देव के द्वारा पॉपुलराइज किया गया था। इनफैक्ट पिछले साल की सीएपीएफ या सीडीएस एग्जाम में शंकर देव के ऊपर से सवाल भी आया था। इस बार रिफॉर्मर्स जो कपड़ा पहनते उसके ऊपर से यूपीएससी ने सवाल पूछ दिया। बड़ा ट्विस्टेड सवाल था, बट होपफुली मतलब मीडियम डिफिकल्टी में हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। देखिए रिफॉर्मर्स क्यों एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते, राइट? या आप देखोगे तो यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शायद हो सकता है, लोगों को लगेगा कि ये, पर इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आप देखोगे तो पुंग यूज हो रहा है, राइट? ढोल आपको यूज देखने को मिलता है, मंजीरा या सिंबल्स कहते हैं, उनका यूज आपको मिलेगा। तो इट्स नॉट दैट मच इजी, बट इट्स नॉट दैट मच टफ एज वेल, ओके। खैर यहाँ बात अलग है, इसको अटेम्प्ट करना बहुत टफ हो जाता है सर, ठीक है। तो भूनी मूलतः से अगर आप देखने की कोशिश करिए, उसको धोती के रूप में भी पहचानते हैं। सिल्क की बनती थी, पैट सिल्क की सर, ठीक है, या मोगा सिल्क की आपको देखने को मिलती रहेगी। पछाड़ा इज नथिंग बट अ रैपर, एंड दोपति इज नथिंग बट दुपट्टा सर, ठीक है ना। इट इज मोर ऑफ अ डबल स्पोर्टेड स्कार्फ, ओके। तो ये आप इस तरह से भी दो पट्टी दुपट्टा अगर आप देखोगे तो पट्टे के रूप में ये पहना करते थे। दो पट्टी शब्द है सर, ठीक है, इसको आप तोड़ दोगे तो भी आपको समझ में आएगा। इनफैक्ट इन दोनों शब्दों से आप ब्रेक कर सकते हो। देखो कभी कभी याद नहीं रहेगा तो संधि हमेशा तोड़ने की कोशिश करना सर, है ना। कीवर्ड को हमेशा ब्रेक करने की कोशिश करिएगा। इट्स नॉट एवरी टाइम नेसेसरी कि आपको एग्जैक्टली मीनिंग या आपको टर्म याद रहेगी, बट इफ यू आर एबल टू ब्रेक द कीवर्ड ना, तो यू विल बी एबल टू आंसर ऑलमोस्ट ठीक ठाक अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, ओके। तो भूनी पछाड़ा दोपथी जो है, इसका जो राइट आंसर अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से डी जाना चाहिए। इट शुड बी ऑप्शन नंबर डी अराउंड। खैर चलते हैं आगे और मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, ये सवाल के ऊपर चले जाते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर क्या पूछा गया है। तो आपको पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। 1919 के रॉलेट एक्ट के बारे में बताने की कोशिश करिए। अब देखिए इंटरेस्टिंग कहानी ये है, इसको पढ़ लीजिएगा कि यहाँ नीचे पूछा गया इनकरेक्ट क्या है, इनमें से इनकरेक्ट क्या है सर, ठीक है। इट इज ऑल्सो ओपन टू सब्जेक्टिव। ये ओपन टू सब्जेक्टिविटी में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके भी दो आंसर हो सकते हैं। बड़ा फैक्चुअल सवाल है। अब इसको कैसे आप इंटरप्रिट करते हो हिस्ट्रिकल फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर से, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल है, इट वॉज पास बाय द इंपीरियल काउंसिल, सही है कि गलत है? यस ये सही है। इसको ब्लैक एक्ट के रूप में पहचानते हैं। इनफैक्ट ये एक्ट पास किया गया तो भारतीय मेंबर्स ने इसका विरोध किया था, क्योंकि इसमें आपको सीधा ट्रायल या नो ट्रायल और सीधा डिटेंशन था, कि अगर आपको पकड़े गए तो आपको सीधा सीधा उठा के जेल में डाल दिया जाएगा विदाउट एनी वकील, अपील एंड दलील, राइट, ओके। अब आप देखने की कोशिश करिए कि ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। अब इसमें आपको एलिमिनेशन नहीं यूज हो रहा है, आपको सब चीजें पता होनी चाहिए तो ही आंसर कर पाओगे। दूसरा आया है, खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म टू अपोज दिस एक्ट। अब आप देखिए कि खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म, नॉट फॉर्म टू अपोज दिस एक्ट, है ना। खिलाफत कमिटी वाज एन आउटकम ऑफ व्हाट, खिलाफत मूवमेंट, राइट। कि तुर्की के जो खलीफा हुआ करते थे, ऑटोमन एम्पायर के मुख्य राजा, जिनको सेकेंड या वर्ल्ड वॉर वन के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने हटा दिया था, राइट। सो अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी भी है तो द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच रिमूव देम फ्रॉम द अथॉरिटी, और जब उसको हटाया तो उसके कंटेक्स्ट में ये खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि खिलाफत कमेटी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है तो हमारे लिए ऑप्शन का पार्ट बन जाता है, तो दिस माइट बी वन ऑफ द आंसर्स, राइट, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ढूंढने हैं। तीसरा पूछा है, व्हाइल गांधी जी वॉज अरेस्टेड द लोकल लीडर्स वर अलाउड टू कंटिन्यू द प्रोटेस्ट। अब देखिए गांधी जी तो अरेस्ट कर ही दिए गए थे। गांधी जी एक्चुअली पंजाब जाने का प्लान कर रहे थे इस पीरियड में, आपको पता होगा। तो 6 अप्रैल 1919 के दिन हमने पूरे भारत भर में सत्याग्रह रखा था। इनफैक्ट फर्स्ट ऑल इंडिया सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के समय पे ही होता है, और इसके बाद फिर जलियांवाला बाग का कांड हो गया। पूछा गया लोकल लीडर्स वर अलाउड टू कंटिन्यू द प्रोटेस्ट। अरे भाई लोकल लीडर्स को तो अरेस्ट कर दिया गया था, जलियांवाला बाग का केस क्यों बना? रॉलेट एक्ट के कारण हुआ। अगर आपको याद होगा तो सत्यमूर्ति और सैफुद्दीन किचलू, सॉरी सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों के दोनों पंजाब के लोकल लीडर्स थे। इनको अरेस्ट किया गया था और इसी के कारण लोग उनके विरोध में इकट्ठे हुए, और ये कानून में तो किसी को अलाउ नहीं किया जाता था प्रोटेस्ट करने के लिए। बहुत क्लियर कट था कि पकड़े गए तो सीधा जेल में चले जाओगे। तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट भी गलत है ना।
तो दो स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए सर, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर टू होना चाहिए, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। आपको पूछा है नॉट करेक्ट, 2 और 3 आर नॉट करेक्ट। टेम्पररी हम लोग ये मानते हैं, अगर यूपीएससी फिर इनमें से दो चार ऐसे नेताओं को लेके आ जाएगा कि नहीं फलाने व्यक्ति ने तो पार्टिसिपेट किया था तो वो यूपीएससी जाने। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं जनरलाइज पर्सपेक्टिव से, कि जहां ये घटनाओं को कंटेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, तो इसका आंसर टू ही रहेगा, क्योंकि पंजाब में जलियांवाला बाग का कांड ही इसके कारण हुआ था, लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया था। गांधी जी को तो मुंबई से दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में उनको धर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा कि चलो भाई बैठ जाओ सर, ठीक है। तो याद रखना कि टू स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, मोस्ट प्रोबब्ली स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 आर इनकरेक्ट। तो इसका राइट आंसर ये होगा, इनफैक्ट गांधी वाज अरेस्टेड, इवन लोकल लीडर्स लाइक सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल वर आल्सो कलेक्टेड, एंड खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन रिस्पांस टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नॉट इन रिस्पांस टू वी कैन से अबाउट द रॉल अटैक। खैर ये सवाल भी आपको इंटरेस्टिंग पूछा गया है। इसके सिवाय आपको दो तीन सवाल और भी पूछे हैं सर, उसके ऊपर भी चर्चा कर देते हैं। आपको पूछा है महानवमी डिब्बा क्या है, सीधा सीधा एनसीईआरटी से सवाल है। अगर आप विजयनगर की स्टैंडर्ड 12th की एनसीईआरटी देखी होगी, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, उसमें विजयनगर का एक चैप्टर है इंपीरियल कैपिटल के ऊपर से, उसमें पूरी बात लिखी गई है। आपको पूछा गया है कि महानवमी डिब्बा इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स इन द सिटी ऑफ विजयनगर, ये सही है कि गलत है? ये सही है, यस। क्योंकि एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था जहां पे सेलिब्रेशंस किए जाते थे द विजयनगर डायनेस्टी से, ठीक है। और एक हम लोग कह सकते हैं कि महानवमी की जो सेलिब्रेशंस है सर, उसके बाद फिर दशहरा एंड बाकी सारे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स ये कंडक्ट करवाए जाते थे, इनके द्वारा कल्याण मंडप भी बनाया गया है विजयनगर के द्वारा, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो सर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इनफैक्ट विरूपाक्षा इस टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ इट, नहीं ये गलत है भाई, विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी के अंदर आया हुआ है। इंटरेस्टिंगली विरूपाक्षा टेम्पल जो है वो अलग से एक प्रीमाइसिस के अंदर है। इट इज वन ऑफ द ज्वेल्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर, रथ मंदिर के रूप में आपको मिलेगा, राइट, ओके। तो ये तो गलत है सर, ठीक है। विरूपाक्षा इनकी फैमिली डीटी भी हुआ करती थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा, ए ओनली सर, ठीक है। तो 1 ओनली ए इसका राइट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो महानवमी डिब्बे की कहानी यह है कि इट इज रेस्ड ऑन अराउंड 40 फीट ऑफ हाइट एंड विरूपाक्षा टेम्पल इज लोकेटेड इन हम्पी, इट इज नॉट लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ महानवमी डिब्बा सर, ठीक है। तो महानवमी डिब्बा ये याद रखना, ये भी विजयनगर के कैपिटल का ही पार्ट है सर, है ना। इनके यहाँ जैसे कल्याण मंडप भी बनाया गया था सर, ठीक है। कल्याण मंडप वॉज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ मंडप जहां ये लोग गॉड एंड गॉडेसेस की मैरिजेस को कंडक्ट करवाते थे, तो एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इनकी वर्शिप सिस्टम का पार्ट हुआ करता था विजयनगर के शासकों का। हमें ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए सर, ठीक है। इनके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये सीधा सीधा सवाल था, इजी सवाल मैं कहूंगा। खैर इसके सिवाय आपको एक दो सवाल सीधे यहां से आए हैं औरंगजेब के कंटेक्स्ट में, बुंदेला रिबेलियन से सर, ठीक है। अब देखिए बुंदेला कौन थे? बुंदेला राजपूत हुआ करते थे सेंट्रल इंडिया के अंदर, बुंदेलखंड वाले रीजन में उनका दबदबा था, बुंदेलखंड से लेके एमपी तक सर, राइट। मूलतः से ये ब्रांच निकल के आई थी चंडेलों से, और इनिशियली जो बुंदेला राजपूत शासक जो थे वो मुगलों के साथी भी रहे हैं, जैसे सलीम के समय पे हमें देखने को मिलता है, या अकबर के बाद का जो पीरियड है। बट बाय द पीरियड ऑफ औरंगजेब उन्होंने रिबेलियन कर दिया, क्योंकि दे रियलाइज की दे आर बीन बुलिड बाय दी औरंगजेब। इनफैक्ट बुंदेला राजपूत में एक राजा थे चंपत राय, चंपत राय के संतान हुआ करते थे छत्रसाल। ये छत्रसाल के ऊपर आपको यूपीएससी ने सवाल पूछा है सर, ओके। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बुंदेला रिबेलियन अगेंस्ट औरंगजेब, और इसमें से भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछाना है सर, ठीक है। पूछा है शिवाजी एडवाइस छत्रसाल टू प्रमोट लोकल राइजिंग अगेंस्ट औरंगजेब, ये सही है कि गलत है? ये सही है। इनफैक्ट छत्रसाल छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने गए थे। एक्चुअली हुआ क्या कि औरंगजेब ने मध्य भारत के ऊपर अपना फोल्ड बनाया, अपना कंसोलिडेशन किया, तो वहां छत्रसाल की डायनेस्टी को अप्रूव करवाने की कोशिश की गई। इनफैक्ट वो तकरीबन 7-8 साल तक, 10 साल से ज्यादा पीरियड तक यहाँ से वहां भटकते रहे, तब वो दक्कन भी गए थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ वो जुड़ने की कोशिश करे, तब शिवाजी महाराज ने कहा कि आप यहाँ मत करिए, आप वापिस अपने राज्य में जाइए और वहां पे जाके मुगलों के सामने एक रिबेलियन को प्लान करिए सर, ठीक है। तो इसको बुंदेला राजपूत रिबेलियन कहते हैं, ये सही है। इनफैक्ट ये मराठाओं से बहुत प्रभावित हुआ करते थे, इसी के कारण कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्होंने मराठाओं के जैसे ही चौथ कलेक्ट करना शुरू किया। चौथ अगर आपको पता होगा, इट वॉज मोर ऑफ अ प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव फॉर्म ऑफ टैक्स, राइट। तो एक प्रकार की टैक्स की प्रकार थी जो बेसिकली मराठास कलेक्ट किया करते थे, और ये छत्रसाल ने भी अपने एरिया में लागू किया था, खास करके पन्ना वाले रीजन में, एमपी में, जब वो वहां से शासन कर रहे थे, राइट, ओके। तो मोस्ट प्रोबेबली ये पहले दो स्टेटमेंट तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तीसरा है औरंगजेब डिसाइडेड टू मेक पीस विद छतरसाल एंड छतरसाल वर ग्रांटेड अ मनसब ऑफ 4000। ये गलत है, याद रखना। अपने जीवन भर तक छतरसाल ने कंटिन्यूसली लड़ाई लड़ी। इनफैक्ट उसके बाद भी ही केप्ट ऑन फाइटिंग अगेंस्ट द मुगल्स। लेटर ऑन बहादुर शाह वन फारूक सियार और जहंदर शाह तक आते आते, फारूक सियार अगर आपको पता होगा लेटर मुगल का एक राजा था, उसने छतरसाल के साथ अपनी पीस ट्रीटी एस्टैब्लिश की कि भाई देखो हम आपके साथ अच्छे संबंध रखते हैं। इनफैक्ट छतरसाल मराठाओं के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। शिवाजी महाराज के साथ तो उन्होंने काम मतलब उनसे सीखा था, पर पेशवा बाजीराव की भी उन्होंने हेल्प ली थी टू फाइट अगेंस्ट अफगान्स मोहम्मद बंगश। अगर आपको बाजीराव मस्तानी मूवी याद है तो मस्तानी पहली बार जब बाजीराव को मिलने जाती है तो कहती है कि मैं बुंदेलखंड के राजा छतरसाल की पुत्री हूं और मुझे आपकी मदद चाहिए क्योंकि हमारे ऊपर अफगानों ने आक्रमण किया हुआ है। ये वही छत्रसाल है सर, ठीक है। इनका बहुत ही अननोन हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में उतना प्रोमिनेंस यूपीएससी के कंटेक्स्ट में नहीं है, पर कभी समय मिले तो इनको पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपको मिलते हैं और थ्रू आउट लड़ते रहे हैं मुगलों से। लेटर मुगल्स ने इनको अकोमोडेट किया, तो ये स्टेटमेंट गलत है, राइट। तो तीसरा स्टेटमेंट अगर आपको पता है कि ये गलत है क्योंकि औरंगजेब के साथ इनकी ट्रीटी नहीं हो पाती, इनफैक्ट कंटिन्यूसली डिफायंस में रहे हैं। और औरंगजेब के आखिर के पीरियड में तो जाटों ने भी विद्रोह किया, सिखों ने भी विद्रोह किया, सतनामियों ने विद्रोह किया, उसके बेटे अकबर दूसरे ने विद्रोह कर दिया, मुअज्जम ने एक दफा विद्रोह किया था। तो औरंगजेब कहीं का नहीं बचता है, ही वॉज नेवर लेफ्ट आउट एवरीवेयर सर, ठीक है। और उसकी पीपुड़ी बच जाती है। खैर, तो इसका राइट आंसर ए होगा, 1 एंड 2 होगा। आपको क्लियर हो जाना चाहिए व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सर। 77 का ए है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। छतरसाल ने इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया था पन्ना में, मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में। पन्ना डायमंड माइंस वहां पे आई हुई है। ये शिवाजी को दक्खन में मिले थे क्योंकि इनका राज्य खत्म हो गया था। इनके फादर का नाम था चंपत राय। इन्होंने सुसाइड किया था बिकॉज ऑफ दी पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब एंड सो मेनी इश्यूज, ओके। और बहुत गुस्सा था इनको, और इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली चौथ भी कलेक्ट किया है। ऐसा कहते हैं कि फारूक सियार और जहंदर शाह के समय पे इनके रिलेशंस मुगल्स के साथ अमेंड हुए। मुगल्स ने इनको रिकॉग्नाइज किया, कहा कि आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनिए, बट बाय दैट टाइम द डैमेज हैड बीन डन, है ना। उस पीरियड तक आते आते डैमेज हो चुका था। खैर, इसके सिवाय 2 सवाल है सर, ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत 16-17 सवाल पूछे बाय द वे सर, ओके। तो उसके ऊपर लास्ट में कंक्लूजन करते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट्स अबाउट द डच ट्रेड इन मुगल पीरियड, है ना। मुगल पीरियड में डचों के ट्रेड के साथ आपको जोड़ना है। अब डच इंडिया में कब आए? 1605 के आसपास। मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, उसके बाद हुगली, बालासोर, बाकी सारी जगह के ऊपर इन्होंने फैक्ट्रीज बनाई, चिंसूरा के अंदर बनाई, राइट, ओके। आपको पूछा गया है द डच ट्रांसपोर्टेड सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल थ्रू हुगली, ये सही है कि गलत है? ये मोस्ट प्रोबेबली सही है क्योंकि डचों ने हुगली के अंदर अपना बेस बनाया था। इनफैक्ट चिंसूरा करके एक जगह है, चिंसूरा या बेदरा कहते हैं, वहां पे उनकी फैक्ट्री हुआ करती थी एंड ये वहां से रॉ सिल्क का एक्सपोर्ट किया करते थे, राइट, ओके। तो ये सही है, यस, ये स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है क्लव्स एंड नटमेग्स वर कलेक्टेड एट सूरत बाय डच एंड एक्सपोर्टेड टू यूरोप। अब आप देखिए कि क्लव्स और नटमेग जो है मूलतः से ये स्पाइसेस का एक प्रकार है, राइट, ओके। ये आपके खड़े मसाले में यूज होते हैं, कूटे हुए मसालों में यूज होते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली इंडोनेशिया से निकल के लेके आते थे। अब क्या इन्होंने सूरत में उसका कलेक्शन करने की शुरुआत की थी? ये स्टेटमेंट बहुत ही, मतलब मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट गलत है क्योंकि सूरत वाज द बेस फॉर इनिशियली फॉर पोर्चुगीज। लेटर ऑन ब्रिटिश आ गए थे सूरत में, डच थे ऐसा नहीं था कि नहीं थे, बट ब्रिटिश का दबदबा ज्यादा था। इनफैक्ट डचों ने ये पूरी की पूरी कमोडिटीज का जो व्यापार वो इंडोनेशिया से ही किया। बांदा आइलैंड्स कहते हैं, सुमात्रा, जावा, इन सब जगह के ऊपर डचों का पूरा दबदबा था। इसके लिए उसको डच ईस्ट इंडीज भी कहते थे, इफ यू आर अवेयर अबाउट दिस पार्ट। इंटरेस्टिंगली हमें ये भी पता चलता है डचों के कंटेक्स्ट में कि ये जो डच शासक हुआ करते थे वो सीधा व्यापार करने में ज्यादा प्रेफर किया है स्पाइस आइलैंड से। सूरत से एक्सपोर्ट किए हैं ऐसे एविडेंसेस कम है। मोस्ट प्रोबेबली ये गलत है। शायद तक आंत्रपोर्ट का भी उपयोग किया था उन्होंने, ऐसा नहीं किया था कि सूरत को आंत्रपोर्ट के रूप में यूज ना किया हो, बट इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू अ डिबेट। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर A1 ओनली ही होना चाहिए। माइट बी ए पॉसिबिलिटी यूपीएससी भविष्य में बी को भी क्लिक कर दे और कहेगा कि नहीं, वो वहां का सामान पहले इंडिया लेके आते थे इंडोनेशिया से और उसके बाद देन दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट टू यूरोप सर, ओके। वो कहीं कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर दे तो ठीक है ना, समझे। पर मेनली पहला वाला तो सही है क्योंकि चिंसूरा, हुगली यूज्ड टू बी द मेन बेस। इनफैक्ट 1759 में ब्रिटिश ने डचों को चिंसूरा से खदेड़ दिया, है ना, उनको भगाया, तब जाके भारत में डच पावर जो है खत्म होता है। इनफैक्ट कोचीन जो इनिशियली पोर्चुगीज कॉलोनी थी वो भी डचों ने ले ली थी समवेयर इन 1663, 1663 के आसपास। खैर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके फोर्ट्स का। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से फोर्ट शिवाजी के द्वारा इरेक्ट किए गए थे। कोलाबा, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग और सुवर्णदुर्ग, ओके।
अब देखिए कि ये सबके सब नेवल फोर्ट से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, वर इरेक्टेड बाय शिवाजी। अब इनमें से कुलाबा और सिंधुदुर्ग तो बड़े क्लियर कट है। इनफैक्ट अगर आपको पता होगा तो यूनेस्को ने शिवाजी या यूनेस्को के अंदर हमने नॉमिनेट किया है शिवाजी महाराज के द्वारा बने हुए फोर्ट्स को, है ना। सो देर आर ग्रुप ऑफ मराठा फोर्ट्स दैट वर बिल्ट बाय शिवाजी महाराज। उसको पिछले साल ही हमने नॉमिनेट किया, मतलब 2023-24 में। और ये मैंने करंट अफेयर्स में कराया था, इनफैक्ट ज्यादातर फोर्ट्स के बारे में भी मेंशन किया था। अब इनमें से दो फोर्ट ऐसे हैं, सुवर्ण दुर्ग और विजय दुर्ग। ये दक्खनी स्टेट्स के द्वारा बनाए गए थे। लेटर ऑन वी विल सी कि शिवाजी उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब क्या उसको इरेक्शन के रूप में कंसीडर करना कि भाई शिवाजी महाराज ने उसके ऊपर पूरा का पूरा फोर्ट को इरेक्ट किया और उसके ऊपर पूरा का पूरा क्रिएट किया, सर ठीक है, उसको 100% राइट मानना, तो चारों के चारों ऑप्शन सही होंगे। अंडरस्टैंड दिस पार्ट, क्योंकि मूलतः तो पहले दो फोर्ट है सुवर्ण दुर्ग और विजय दुर्ग, ये आदिल शाही जो थे, जो बीजापुर में रूल किया करते थे, उनके कंट्रोल के फोर्ट से लेटर ऑन शिवाजी महाराज ने उसको टेक ओवर किया, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया, वहां पे शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्रीज लगवाई, अपनी नेवल प्रेजेंस वहां पे एस्टेब्लिश की और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, खास करके आज का जो कोकण वाला जो रीजन है वहां पे अपना दबदबा बनाया, राइट। ओके, तो ऐसे हिसाब से तो राइट आंसर 1 2 3 4 भी होना चाहिए। अगर आप खाली सिंधुदुर्ग और कुलाबा को आइडेंटिफाई करोगे, कुलाबा या कुलाबा, तो इसका राइट आंसर ये भी हो सकता है। अब यूपीएससी कैसे उसको इंटरप्रीट करती है उसके ऊपर है कि भाई ओरिजिनल फोर्ट है, ग्रीनफील्ड फोर्ट के रूप में उसको कंसीडर करना है या ब्राउनफील्ड फोर्ट के रूप में, सर ठीक है। क्योंकि आप देखिए कि कुछ कुछ फोर्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट किया करते थे जिसको शिवाजी महाराज ने और रिकंस्ट्रक्ट किया है, उसके ऊपर और बिल्डिंग बनाई है। तो मोस्ट प्रोबेबली 1 2 3 4 होने चाहिए अगर स्ट्रेट आंसर देखेंगे। बट देन यूपीएससी है, वो अपना ही चलाएगी, वो कहेगी कि नहीं मैं तो ये कह रहा था कि भाई शिवाजी महाराज के द्वारा जो ओरिजिनल फोर्ट्स बने उसी का ही मैं तो उसको इंटरप्रेट करूंगा, बाकियों को नहीं करूंगा, तो फिर अपन गलत हो जाएंगे, सर ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर तो ए ही होना चाहिए, राइट आंसर ए ही होना चाहिए, सर ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि शायद तक वो सी कर सकता है, लेस पॉसिबिलिटी है, ए कैन बी द करेक्ट ऑप्शन, सी कैन बी the other option as well। खैर चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड असम के ऊपर इकोनॉमी का सवाल। अब पता नहीं असम के ऊपर क्या प्यार आ गया इस बार कि असम से दो सवाल पूछे, राइट ओके, कि असम भक्ति संत के ऊपर पूछ दिया वैष्णविज्म के कंटेक्स्ट में, और एक और सवाल आपको यूपीएससी के द्वारा अभी जो असम के कंटेक्स्ट में पूछा गया वो क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमी ऑफ असम। आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि इनके द्वारा क्या क्या चीजों का यूज किया गया है, सर ठीक है। तो एक पूछा गया है, अहोम्स कास्ट एक्सीलेंट मैचलॉक एंड मेड फर्स्ट रेट गन पाउडर एंड आर्टिलरी पीसेस। आपको बताना है इनमें से करेक्ट क्या है। अब असम के शासकों के पास, अहोम डायनेस्टी जो हुआ करती थी, उनके पास गन थी, उनके पास गन पाउडर था, आर्टिलरी था। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? याद रखना कि ये स्टेटमेंट सही है, ये किसी और ने नहीं पर मुगल्स ने लिखा है। अगर आपको पता होगा तो मुगल्स ने 1670 के बाद औरंगजेब के पीरियड में आसाम के ऊपर आक्रमण किया। औरंगजेब ने मीर जुमला को भेजा था कि भाई तू जा और वहां पे जुमला मार के आ। अब सामने आप देखोगे तो लचित बोरफुका जैसे आसाम के बड़े बड़े कमांडर्स बैठे थे और ब्रह्मपुत्रा में लड़ाई हो गई, सर ठीक है। उसमें मेन बैटल थी सराई घाट की लड़ाई। मीर जुमरा के साथ एक वाके नाविस हुआ करता था। वाके नाविस वर एक्चुअली द न्यूज रिपोर्टर्स जो ऑब्जर्व करके लिख रहे थे कि कैसे मार पड़ रही है, हम दुश्मन को कैसे मार रहे हैं, दुश्मन हमें कैसे मार रहा है। उसमें इन्होंने लिखा है कि अहोम्स के द्वारा बहुत ही बढ़िया आर्टिलरी के पीसीस का यूज किया गया था और ग्रेटर बेसिकली लड़ाई करके इन्होंने हमको बेसिकली संघर्ष हुआ था। ये स्टेटमेंट सही है, सर ओके, ये तो सही है। सेकंड पूछा गया है, अहोम एडॉप्टेड द न्यू क्राफ्ट ऑफ ब्रास कास्टिंग एंड ग्रेन्युलेटेड शुगर ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखिए ये सवाल बड़ा मतलब डिबेटेबल है, सर ठीक है। डिबेटेबल इस तरह से हम लोग को ये देखने को मिलता है कि मिडिवल एरा के अंदर ग्रेन्युलेटेड शुगर एग्जैक्टली शुरू हुई थी, तो ऑब्वियस है कि शुगर बनाना हमको बहुत पहले से आता था, सर ठीक है। तो ऐसा तो कोई दो राय नहीं है, सर ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट देख ले कि साथे बारी जो कामरूप में है वो बेसिकली मेटल कास्टिंग के लिए जाना गया है। अब देखिए साथे बारी के बारे में इट इज सेड कि भास्कर वर्मन करके एक राजा था, अगर आपको याद होगा तो। भास्कर वर्मन वॉज अ रूलर ऑफ आसाम इन द हर्षवर्धना पीरियड, सर ठीक है। और उसने ब्रॉन्ज कास्टिंग और मेटल कास्टिंग को प्रमोट किया था। ये आसाम की गवर्नमेंट की वेबसाइट में लिखा है, मेरे को भी नहीं पता था। और शायद तक ह्यूएन सांग ने भास्कर वर्मन के बारे में लिखा है क्योंकि ह्यूएन सांग आसाम की बॉर्डर तक जाके आया था। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिया गया है। तो 1 और 3 आर करेक्ट। अगर हमें पता है 1 और 3 करेक्ट है तो 2 उसके साथ पैकेज में जाएगा, सर ठीक है ना। इफ यू नो 1 और 3 आर करेक्ट, क्योंकि 1 इज करेक्ट वो 100% श्योर है,
तीसरा भी करेक्ट है सर, ठीक है, क्योंकि वो ब्रॉन्ज मेटल कास्टिंग के लिए जाना गया है। इनफैक्ट एंशियंट पीरियड से ही ब्रॉन्ज मेटल कास्टिंग का डेवलपमेंट शुरू हो गया था सर, गेटिंग ऑफर्ड, ओके। और इसके कारण आसाम की इकोनॉमी बहुत ही अच्छी खासी फ्लरिश हुई। तो अगर पहला और तीसरा करेक्ट है तो दूसरा तो पैकेज में जा रहा है, ऑब्वियस है कि ये पूरा का पूरा आंसर के रूप में ही चला जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका आंसर 1 2 3 होगा, याद रखिएगा सर, ठीक है। मीर जुमला ने ये आइडेंटिफाई किया था कि आसाम के पास बहुत अच्छी बंदूकें हैं, शायद तक इसी के कारण इनको मार पड़ी है, और साथ ही बारी ब्रॉन्ज मेटल कास्टिंग के लिए जाना गया है। और जो आपकी ब्रास कास्टिंग है या शुगर मेकिंग है वो हमको बहुत पहले से आती थी। चीनी का उपयोग हम लोग, शक्कर का उपयोग बहुत पहले से कर रहे थे। खैर, इस तरह के सवाल आपको यूपीएससी ने इसमें पूछे हैं, मतलब काफी बार लगता है कि भाई ऐसे सवालों को कैसे एड्रेस किया जा सकता है सर, ठीक है। बट देखिए, इस तरह के सवालों को आप एड्रेस कर सकते हो बाय स्टडिंग कॉम्प्रिहेंसिवली। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने कितने सवाल अटेम्प्ट किए हैं। आप अगर 16 में से ये करीबन 15-16 क्वेश्चन से 10-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो राइट स्ट्राइक रेट के साथ, तो इट विल बी मोर देन इनफ टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मैं आपको एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करवा के दूंगा मेरे क्लासेस के द्वारा, जहां आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा हिस्ट्री का। और आप ज्यादातर क्वेश्चंस को बाय एलिमिनेशन, बाय एनालिटिकल स्किल्स आप उसको आंसर कर पाएंगे। तो जरूर से जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी के ऊपर। यूपीएससी सीएससी एक मदर ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन है, उसकी तैयारी करके आप बाकी सारे अलाइड एग्जाम्स के अंदर भी आपको जरूर से लाभ होगा। और सीएससी तो ऑब्वियस है कि ये लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछते, बहुत ही फैक्चुअल है, बट इससे हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होता है। आपके कितने सही गए, कितने गलत गए, जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। देर आर सम क्वेश्चंस विच आर सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशंस, डेफिनेटली हम उसका आंसर बाद में करने की कोशिश करेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट सेशन, और इसके ऊपर और भी एनालिसिस करके आएंगे। हमारे क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए ये कोड जरूर से यूज करना, PN Live। आपको टॉप नॉच क्वालिटी ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, ज्योग्राफी, सी सेट, सब कुछ आपको एक जगह के ऊपर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।